सेमा आईपीएल अच्छा आईपीएल क्या છે આપણા સ્ટેડિયમ પાસે ગુજરાત ચેન્નઈ છે એ બી અહીંયા બધું સાથે ના સર આ 31 માર્ચ Okay, good evening. Fine. So we are continuing with the theory topic. We will be doing behavioral biases of individuals. ध्यान रखो ये टॉपिक और 6-7 महीने पहले ऐड हुआ है, मतलब only in the 2022 edition this topic was added to portfolio, so it's a relatively new topic. वैसे लेवल 3 का है, ये लेवल 3 में आता था, अभी भी आता है, बट उसमें क्या हुआ है, पॉइंट इज जब नया टॉपिक होता है तो you can easily expect at least 1 or 2 questions. It's जनरली आएगा, तो मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी एंड इट्स क्वाइट इजी टू फॉलो, हम लोग अभी देखेंगे। वही है कि हम जो जैसे पोर्टफोलियो थियरी और वो सब हम डिस्कस करते हैं, तो वी ऑलवेज अज्यूम रैशनैलिटी। हम क्या अज्यूम करते हैं? रैशनैलिटी। पता है संडे वाले लेक्चर में भी वी सेड रिस्क अवर्स, राइट, कि बंदा रिस्क लेगा लेकिन एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा तब लेगा, राइट। तो योर ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो एंड ट्रेडिशनल फाइनेंस इज बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी, बट जो एक्चुअल बंदे होते हैं, एक्चुअल मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं, मेरे और आपके जैसे, राइट, सो ऑल ऑफ अस will think not just rationally but also emotionally, right, also based on our experiences. All of us will make certain information processing mistakes, हमारे सबके biases होते हैं, तो उसको exactly कैसे incorporate करें, right, उसकी कोई formula नहीं है, but at least वो biases क्या है वो हमें पता हो, तो हम खुद के लिए अच्छे decisions ले सकते हैं, और clients को भी जब advice दे रहे हैं तो we will be able to better offer advice, खास करके ऐसी advice
दे पाएंगे कि जो वो इंडिविजुअल के लिए सही हो. So that is why we should be learning this behavioral biases. ठीक है. और आगे जाए उससे पहले लास्ट टाइम क्या किया था सैटरडे को? नाम बोलो. नाम रिस्क मैनेजमेंट किया था ना, राइट? और रिस्क मैनेजमेंट में हमने अलग अलग टाइप के रिस्क देखे थे, है ना? उसमें एक देखा था मार्केट रिस्क, एक देखा था लिक्विडिटी रिस्क, और बहुत शानदार एग्जांपल इसी वीक देखने को मिल गया, राइट? के सिलिकॉन वैली बैंक, राइट? इट वाज फॉर्मली इट वेंट बैंकरप्ट ऑन दिस फ्राइडे, राइट? और बैंकरप्ट मतलब 2 दिन पहले तो कोई प्रॉब्लम था भी नहीं, अभी नहीं, मतलब इट वाज ऑल बिजनेस एज यूजुअल, राइट? बट वेडनेसडे थर्सडे में बात इतनी बड़ी बिगड़ी कि फ्राइडे में वो बात खत्म हो गई. सो इट इज जस्ट लाइक इंडिविजुअल्स. अपने नहीं बोलते अरे सवारे तो जिम कहला और पूरे ऊपर गया, सेम थिंग. ये ट्यूसडे तो उसका सीईओ आया था टीवी पे और अच्छी अच्छी बातें कर रहा था. यू गो टू ट्विटर, यू विल फाइंड सो मेनी थ्रेड्स, राइट? जितने भी बड़े बड़े ब्रोकरेजेस थे, राइट, व्हाटएवर, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, ये वो, एवरीवन हैड अ बाय रेटिंग बिकॉज़ इट्स अ लिस्टेड कंपनी आल्सो, राइट? सबका बाय रेटिंग था. मूडीज का उसका बॉन्ड का रेटिंग ए था, सब था, बराबर? तो नोबडी सॉ इट कमिंग, राइट? बट दो रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और मार्केट रिस्क, उसको खा गया, राइट? और बहुत शॉर्ट में बताता हूं कि लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या? कि बैंक होती है, राइट? लोगों से पैसे लाते हैं, वो डिपॉजिट्स, राइट? लोगों से पैसे लाते हैं बैंक, राइट? दैट इज डिपॉजिट, इट्स अ लायबिलिटी, राइट? कि वो वापस देना है. और दूसरी साइड एसेट होती है, राइट? तो बैंक्स के केस में एसेट्स में क्या होता है? लोन्स देते हैं वो लोग, थोड़ा खुद के पास कैश रखते हैं और कभी कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं. दे इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स. अगेन कौन से बॉन्ड में पैसा डालेंगे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो इन्होंने भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड में ही पैसा डाला था, राइट? लेकिन हुआ क्या इनके साथ कि डिपॉजिट्स आउटफ्लो बढ़ने लगा, राइट? डिपॉजिट्स लोग उठा रहे थे. एंड ऐसा होता है, ऐसी बहुत सारी बैंकों के साथ होता है. देयर आर सम क्वार्टर्स वेयर पीपल विल विथड्रॉ द डिपॉजिट्स, राइट? तो अब डिपॉजिट्स लोग उठा रहे हैं, ठीक है? तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि कैश से बात बन जाती है. देयर आर इनफ कैश, सीएलआर एसएलआर, हां, मतलब इनफ कैश रिजर्व पड़ा होता है तो बैंक्स दे देते हैं. और खास करके अगर जैसे हमारे बैंक्स है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये वो, तो दे आर वेरी लार्ज रिटेल बेस, मतलब हमारे जैसे क्लाइंट्स. तो हमारे जैसे क्लाइंट्स की डिपॉजिट क्या होगी? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, राइट? Those kind of things we would have and we would withdraw. ये जो पर्टिकुलर बैंक थी ना, look at the name, Silicon Valley Bank, right? So this was a very specialized bank कि जिसके जो कस्टमर्स थे ना, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर वाले ही थे, समझ रहे हो? टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप वाले, राइट? मतलब वेंचर कैपिटल जो फंड्स है, फिर उनकी जो कंपनीज है, वो उन लोगों ने काफी डिपॉजिट्स रखी थी. और पिछले 6-12 महीने they have not been good for the startup sector, right? कि बहुत सारी कंपनी के आईपीओ आने थे, वो नहीं आए, राइट? कैश बर्न हो रहा है. तो बेसिकली इट मींस कि इसके जो क्लाइंट्स थे उसको पैसे की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए डिपॉजिट सब उठ रही थी. तो उसमें कैश तो खाली हो गई, उसमें कैश तो खाली हो गई. अच्छा, अभी कैश खाली हो गई लेकिन डिपॉजिट्स है, आउटफ्लो है. तो फिर नेक्स्ट बात किस पे गया? बॉन्ड पे. क्योंकि लोन तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन जो बॉन्ड्स है, एंड दे गॉट इनफ बॉन्ड्स, उनके पास इनफ बॉन्ड्स थे, तो फिर पैसा जनरेट करने के लिए उनको बॉन्ड बेचने पड़े, राइट? अब बॉन्ड में क्या होता
होता है कि when rates increase prices decrease, right? तो अभी पूरे वर्ल्ड में रेट्स बढ़े हुए हैं, तो इन्होंने बॉन्ड तो बेचा बट दे सोल्ड एट अ लॉस, रियलाइज्ड अ लॉस। समझ में आया? कैश चाहिए तो आप बोले बॉन्ड है, बोला बॉन्ड बेच देता हूँ, मतलब बात चालू कहाँ से हुई? लिक्विडिटी से। कैश चाहिए तो उसके लिए चलो बॉन्ड बेच दिया, लेकिन बॉन्ड बेचा और इतनी भारी मात्रा में बॉन्ड बेचने पड़े कि उसमें लॉस आया। लॉस लगभग 1.8 बिलियन डॉलर जितना आया, राइट? क्यों आया? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट। कौन सा रिस्क आया? मार्केट, राइट? अच्छा, तो 1.8 बिलियन का लॉस आया, राइट? तो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी का टोटल होता है, राइट? लायबिलिटी होती है और फिर इक्विटी होता है, नहीं? राइट? तो लॉस आया तो इक्विटी नेगेटिव हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? लॉस जाएगा, बहुत बड़ा लॉस जाएगा, तो इक्विटी जीरो के नीचे चला जाएगा। तो वो उनका हुआ। कुछ मंगलवार को उन्होंने अनाउंस किया कि भाई लिक्विडिटी के लिए हमने बॉन्ड निकाले, इसलिए हमारा लॉस हुआ है, तो इसलिए हम नए शेयर्स बेचेंगे और इक्विटी रेज करेंगे। सो दे केम टू द मार्केट टू रेज इक्विटी, राइट? बट तब तक माहौल बहुत बिगड़ चुका था और ये जो डिपॉजिट्स का आउटफ्लो है ना, वो और बढ़ रहे थे, राइट? क्योंकि सभी एक ही टाइप के कस्टमर्स हैं, दे आर ऑल वेरी मच कनेक्टेड, सब स्टार्टअप वाले, सब वेंचर कैपिटल, सब ये सब वो। तो बात एकदम से फैल गई, डिपॉजिट्स बहुत उठने लगी और नया पैसा जो रेज करना था मार्केट से वो नहीं कर पाए, राइट? और थर्सडे को उन्होंने बोला कि वी आर नॉट एबल टू रेज न्यू इक्विटी, सो देन नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ बायर, कि हमारी पूरी बैंक को खरीद लो। लेकिन शुक्रवार को वो भी नहीं हो सका, तो अल्टीमेटली बंद हो गया। नाउ इट इज अंडर व्हाट दे कॉल रिसीवरशिप। वहां पे इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है और यूएस में ऐसा है कि भाई 2.5 लाख यूएसडी, वहां तक की जो डिपॉजिट्स होंगी कस्टमर्स की, वो इंश्योर्ड है, वो उसका पैसा मंडे को वापस आ जाएगा, उतना पैसा। बट जो भी उससे ऊपर है वो पैसा फंसेगा, वो धीरे धीरे जब अब लोन्स और सब वापस आएगा, क्या है क्या नहीं, तब जाके रिजोल्यूशन होगा। अपने ये जो $2.5 लाख है वहां पे, अपने 5 लाख रुपए है, दैट इज द लिमिट। अगर कोई भी बैंक उठ जाए तो पर अकाउंट 5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, ठीक है? 6 लाख रुपए ही है, अप टू 5 लाख एवरीथिंग यू विल गेट। समझ में आया? सो इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और फाइनेंस तो क्या है, इंडस्ट्री ऐसा है, वी आर ऑलवेज लाइक, हिंदी टीचर में बोलते हैं बालों के ढेर पे बैठे होते हैं, राइट? कि वन स्मॉल एक्सीडेंट and things will go haywire, right? Because these are all highly leveraged institute. खुद का पैसा बहुत कम होता है, इक्विटी बहुत कम होता है, लोगों के पैसे में अपने बिजनेस करते हैं, राइट? बैंकिंग क्या है? लोग पैसा डालते हैं, उसमें से हम सबको लोन देते हैं। जैसे कॉन्फिडेंस हिला और इनफ कैश नहीं है, तो इवन हेल्दी बैंक होगा तो if everyone starts withdrawing simultaneously, वो उठ ही जाने वाला है, right? Unless there is support from government or central bank. But here it was not big enough to warrant support from the central bank or anything. तो वो मर गया। सर इंडिया में जो इतना आरबीआई है, ना सीआरआर ना अपने ऐसे ना, वो सब होता है, वहाँ पे भी है। हालांकि वी आर मोर कंजर्वेटिव, अपने यहाँ वी आर मोर कंजर्वेटिव, बट वहाँ पे भी है। बट वही है कि चाहे तुम कुछ भी रेशियो, कुछ भी रिजर्व, कुछ भी बनाओ, बैंकिंग का नेचर ही ऐसा है कि अगर सारे कस्टमर एक साथ खड़े हो जाएंगे पैसा लेने को, तो कोई भी परफेक्टली हेल्दी बैंक है वो खत्म हो जाएगा। तो इट्स ऑलवेज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि इनफ लिक्विडिटी कैसे मेंटेन करें, राइट? और देयर इज ऑलवेज दिस टेंशन बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? आप बोलो तो एक काम करो, सब कुछ कैश में रखो एसेट्स, लेकिन कैश में रखोगे तो कुछ अर्न नहीं करोगे ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दीस आर द इश्यूज। चलो बिहेवियरल बायसेस चैप्टर निकालो। कौन सा रीडिंग है नई बुक में? 65।
chapter starts with cognitive errors versus emotional biases. तो ओवरऑल जो biases है ना, उसके दो कैटेगरीज है, एक है cognitive और एक है इमोशनल, राइट? मतलब एक में दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा है, एक में दिल बराबर काम नहीं कर रहा है, राइट? सो कॉग्निटिव एरर्स मींस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उसमें कुछ गलतियां हैं और उसके सब टाइप्स देखेंगे. इमोशनल मतलब इट इज मोर रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी टाइप, योर एक्सपीरियंसेस. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि कॉग्निटिव एरर्स या कॉग्निटिव बायसेस उसको फिर भी आप दूर कर सकते हो, थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकते हो, बट जो इमोशनल बायसेस है उनको ओवरकम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, उनको मोस्टली एकोमोडेट ही करना पड़ेगा. और शुरुआत में जो लिखा है वो वही है कि ट्रेडिशनल फाइनेंस में रैशनैलिटी का अजम्पशन था, फिर नए नए रिसर्चर्स आए और ये फील्ड डेवलप हुआ बिहेवियरल फाइनेंस का. तो ओपनिंग दो पैराग्राफ देख लो और उसके बाद जो 65A है वो पढ़ना चालू करो. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कॉग्निटिव एरर्स विद इमोशनल बायसेस. पढ़ा? Often like the time or ability to derive the optimal course of action. Now we cannot be perfectly rational, right? अपने इवन कोई गारमेंट ऐसा लेने जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि बेस्ट सर्वे करेंगे, सब जगह देखेंगे. We just try 3, 4, 5 things, I think, right? और फिर जो ठीक ठाक लग रहा है, बजट में आ रहा है, वो ले लेंगे. परफेक्ट ही ढूंढेंगे हर बार, ऐसा नहीं होता है. Cognitive errors are due primarily to faulty reasoning or irrationality. Not enough understanding of statistical analysis, information processing errors, illogical reasoning, memory errors, and they can possibly be reduced. Emotional, not related to conscious thought, feelings, impulses, intuition, difficult to overcome, so may have to be accommodated. And ultimately, to make things interesting, they are saying कि ऐसा कुछ जरूरी है कि नीट क्लासिफिकेशन हो. कोई बायस में कुछ कंपोनेंट कॉग्निटिव भी हो सकता है और कुछ कंपोनेंट इमोशनल भी हो सकता है. ओके, सर कॉग्निटिव में मेमोरी एरर એટલે હ્યુમન એરર. हाँ, આપણે याद શક્તિ નથી રહેતું, all those things. हाँ, ऐसे. Yes. Classic example I can give. If I say कि हाँ मारो शेयर यार 10% पड़े पर भाई 10% ऊपर भी आई है, तो most of us will think हाँ ठीक है, right? But point is अगर 10 करोड़ लगाया है उसमें तो 10 लाख का लॉस हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें, क्योंकि प्लस 10% माइनस 10% will give you still a loss of 1%, right? तो these are very routine kind of cognitive errors जो कर सकते हैं अपने. ओके, अभी
हम लोग देख रहे हैं कॉग्निटिव एरर्स। उसमें दो पार्ट्स है, बिलीफ परसिवियरेंस एंड प्रोसेसिंग एरर्स। लेट मी राइट डाउन। First category is belief perseverance. So, just as per English language, belief मान्यता, perseverance मतलब long lasting. तो आप अपनी belief छोड़ते ही नहीं हो, आप जो जानते हो मानते हो उसको ही चालू रखते हो. That is belief perseverance. Okay. और उसमें जो पहला सेंटेंस लिखा है, सॉरी पहला जो पैराग्राफ है वो पढ़ो. एक टर्म लिखा है कॉग्निटिव डिसोनेंस, राइट. कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब बेसिकली क्या, कि मेरी जो बिलीफ है ना, अगर उससे अलग चीज है एक्चुअली, राइट. कि सपोज मुझे लगता है, राइट, सपोज मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड will not deliver good value, mutual fund will not deliver good returns, right. तो वो मेरी बिलीफ है. अब सपोज ये मेरी ऑफिस में आता है और बोलता है कि सर મારા 3-4 फ्रेंड्स છે ને લોકો 20 વર્ષથી म्यूचुअल फंड માં પૈસા રોકે છે and they have made very good returns, right. So what the piece of information that he has come up with is in contrast to what I believe, right. So now I become uncomfortable. So this is cognitive dissonance. तो मैं क्या करूंगा, कह रहा है ये तो अभी तारा भाईबंद ने मरे आज, राइट. उसको मिला होगा, सबको नहीं मिलता, राइट. मतलब I will try to just ignore that piece of information because I don't want my peace of mind. I don't want my beliefs to be disturbed. तो ये cognitive dissonance हर एक बंदा कम करने का ट्राई करेगा. कम करने के लिए आप अपनी बिलीफ भी चेंज कर सकते हो, but that is very very difficult. तो मोस्टली हम जो एविडेंस है, इंफॉर्मेशन है, उसको गलत तरह से प्रोसेस कर लेंगे. तो दिस इज द मेन थिंग अबाउट बिलीफ परसिवियरेंस. पढ़ लो एक बार, फिर उसमें से अलग अलग कैटेगरीज देखते हैं. ऑनलाइन फॉलो हो रहा है? Yes, sir. Okay. So first now is conservatism. और conservatism का हम ऐसे भी यूज करते हैं कि भाई हमारा फैमिली कंजर्वेटिव है, मतलब we believe in certain traditions, old beliefs, अपडेट नहीं करते beliefs, right? So conservatism same चीज है कि when market participants rationally form an initial view, but then fail to change that view as new information becomes
अवेलेबल, राइट? तो ये तो मतलब होता ही है कल्चरली, इवन रिलीजियस जो होता है, जैसे हर एक रिलीजन में होता है, बट सपोज आई बिलोंग टू अ जैन रिलीजन, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जैनिज्म में। तो क्लियरली तुमको लगेगा कि अरे यार वो तो उस टाइम के लिए बनाया था, बराबर? पूरे 24 होता है, पूरे रात को नहीं खाने का, बिकॉज देयर वाज नो लाइट, नो इलेक्ट्रिसिटी, तो सूर्यास्त से पहले खा लो, तो वो तब बराबर था। बट जो नई इंफॉर्मेशन आई, नए डेवलपमेंट्स हुए, उसको आप अपडेट नहीं कर रहे हो, राइट? सो देन इट इज कंजर्वेटिज्म, ओके? और इसमें बेसिकली वही होगा कि 12-15 ऐसे बायसेस आएंगे, हर एक का डेफिनेशन पता होना चाहिए, राइट? और एग्जाम में सिचुएशन दिया होगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा बायस लग रहा है, मतलब मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है? और हर एक बायस पे ट्राई टू रिमेंबर द डेफिनेशन, उसका असर क्या होगा, और अगर उसका कोई सॉल्यूशन दिया है तो वो क्या करना चाहिए। तो इसमें लिखा है इंडिविजुअल्स रिएक्ट स्लोली टू न्यू डेटा और इग्नोर इंफॉर्मेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स टू प्रोसेस, may result in market participants holding investments too long. एग्जांपल देखो, तो ये जो जॉन मॉलिनारी है, उसके पास ऐसा डेटा है कि रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 20% होती है, और उस हिसाब से उसने पोर्टफोलियो बनाया है। अब जब उसका कोई कलीग बोलता है कि सेंट्रल बैंक टाइटन कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो इट इज सिंपल इकोनॉमिक नॉलेज कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इकोनॉमी रिसेशन आता है, मतलब रिसेशन के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपडेट नहीं कर रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बायस, ओके? And second is confirmation. So occurs when participants focus on or seek information that supports prior beliefs. मतलब क्लासिक एग्जांपल अभी ये जो अदानी का हुआ था, राइट? अदानी के शेयर गिरने लगे, राइट? तो various people had various views and some people उनका ऐसा था कि अरे यार ये तो भारत देश पे अटैक हो रहा है, कि इसको भराया जा रहा है और ऐसा वैसा। बेसिकली they just had made up of their mind कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसको गिरा रहा है, बराबर? तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आता था, तो अगर जेन्युइन पूरा इंफॉर्मेशन है तो उसका कुछ करेंगे नहीं, और अगर छोटा सा कोई अच्छा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे तो स्टॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं ना, तो कुछ ऐसे अदानी के भगत थे और है कि छोटा सा छोटा पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड करते रहेंगे, करता रहेंगे, और रोज 20% गिर रहा है स्टॉक तो उसका कुछ नहीं, राइट? मतलब जो अपना व्यू है, राइट, सपोर्ट करती है उसको सपोर्ट चला, और अगर उससे ऑपोजिट है तो उसको इग्नोर कर। एंड ऑन द अदर साइड आल्सो कुछ लोग ऐसा मान के ही बैठे थे कि तो चोरी है गाड़ी, तो जो भी नेगेटिव आएगा वो एकदम फॉरवर्ड करेंगे, और कुछ पॉजिटिव आएगा तो बोले हाँ ये तो ठीक है लेकिन कल फिर से गिरेगा। सो यू ऑलवेज वांट टू प्रूव योरसेल्फ राइट, कि तुम्हारा व्यू कंफर्म होना चाहिए, उस टाइप से आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो। कंजर्वेटिज्म इज स्पेसिफिकली नया इंफॉर्मेशन हम इग्नोर करते हैं। इसमें तो नया पुराना कोई भी है वो हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से ही देख रहे हैं। हाँ, consequences, consider positive information but ignore negative, मतलब assuming usually people are wrong, फिर डेटा स्क्रीन से आप डिसीजन प्रोसेस इनकरेक्टली सेटअप करोगे
to support a preferred belief and become overconfident. और reduce करने के लिए by seeking out contrary views and information. So, and this is very very important, right? Even otherwise for our mental health, right? For our world view, right? क्या तुम ऐसे अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ सकते हो जो बहुत डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाए, राइट? अच्छी क्वालिटी में, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? इवन पॉलिटिक्स में जैसे वी नो के भाई अभी पिछले 10 साल से बीजेपी का है, तो देयर आर इंटेलेक्चुअल्स, देयर आर कॉलमनिस्ट्स हु विल सपोर्ट बीजेपी एंड देयर पॉलिसीज. कई बार उनके मिनिस्टर्स वगैरह का भी आता है आर्टिकल्स, तो वो पढ़ो, राइट? बट ऑल्सो टेक आउट द अपॉर्चुनिटी कि जैसे इंडियन एक्सप्रेस में हर संडे चिदम्बरम का कॉलम आता है, राइट? तो भले ही वो मोटिवेटेड होगा, राइट? बिकॉज ही बिलोंग्स टू कांग्रेस, राइट? तो उसका जो होगा सारा आर्टिकल, इट विल हैव एन एजेंडा, बट एटलीस्ट गो थ्रू, राइट? सारी चीजें जैसे अदानी का एपिसोड है, तो प्लस क्या है माइनस क्या है सब एटलीस्ट पढ़ो. Then whatever you want to make up your mind, accordingly you can, right? थर्ड दिया है रिप्रेजेंटेटिवनेस. और अभी इसने पूछा ना दृष्टि ने कि इसमें और इसमें फर्क क्या, तो इसमें तो फिर भी फर्क है, बट वो होगा जैसे जैसे आगे जाएंगे ना कि हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे वो तो पहले में भी था. तो दैट इज द चैलेंज ऑफ दिस चैप्टर. बट एटलीस्ट एक आध दो चीज डिस्टिंग्विशिंग यूनिक चीजें याद रख लो तो एमसीक्यू अपना हो जाएगा. पढ़ो रिप्रेजेंटेटिवनेस. रिप्रेजेंटेटिवनेस में बेसिकली ऐसा है कि एक या दो चीज देख के ही आप कैटेगराइज कर रहे हो, राइट? बट दैट मे नॉट बी करेक्ट. तो पहला जो एग्जांपल दिया ना बेस रेट निकलेक्ट, कि आप ओवरऑल प्रोबेबिलिटीज कंसीडर नहीं कर रहे. उन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो थोड़ा बहुत अच्छा है कि अगर मैं आपके सामने कोई बंदा रख दूं और बोलूं कि एकदम शाय और एकदम इंट्रोवर्ट है, तो बताओ क्या लगता है ये सेल्स पर्सन होगा कि लाइब्रेरियन होगा? तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि लाइब्रेरियन होगा, राइट? क्योंकि एंड दैट इज फाइन अप टू अ पॉइंट. क्या जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है उसमें लाइब्रेरियन ज्यादा चलेगा. बट देन वी आर इग्नोरिंग द फैक्ट कि वहां पे एग्जांपल दिया कि यूएस में नंबर ऑफ सेल्स पीपल आर फार फार मोर देन नंबर ऑफ लाइब्रेरियंस. तो मैंने कोई रैंडमली बंदे को खड़ा रखा है, तो देयर माइट बी अ वेरी हाई चांस इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज नेचर वो लाइब्रेरियन नहीं सेल्स पर्सन होगा. तो सिर्फ एक ही चीज देख के कि नेचर कैसा है हम ये मान रहे हैं कि वो लाइब्रेरियन है. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बेस रेट निगलेक्ट. क्योंकि हम ओवरऑल नहीं देख रहे कि सेल्स वाले लोग बहुत ज्यादा है लाइब्रेरियन से, वो तो हम चीज कंसीडर ही नहीं कर रहे. पढ़ लो बेस रेट निगलेक्ट वाला पढ़ लो.
सैंपल साइज निकले, कि कई बार हमारा सैंपल ही बहुत छोटा होता है। और उसका एग्जांपल है कि 3 साल के लिए परफॉर्म बहुत अच्छा है, तो उसके ऊपर हम कंक्लूड कर लेंगे हाँ अच्छा ही होगा, बट 3 years इज अ वेरी वेरी स्मॉल सैंपल साइज, राइट? Representativeness bias may lead market participants to attach too much importance to a few characteristics based on a small sample size, or make decisions based on simple rules and classification rather than conducting a more thorough and complex analysis. Okay. And this reminds me, मनन सर है ना, उनका कजिन है, तो उसने कुछ इंजीनियरिंग किया था आईआईटी कॉलेज से, और फिर एमबीए किया था आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी में एमबीए भी होता है फॉर इंजीनियर्स, तो वो किया था। फिर थोड़ा उसने जॉब किया, देन ही डिड अ स्टार्टअप, उसने कुछ ऐप वेब बनाया था, और उसके लिए उसने फंडिंग लिया था किसी से। तो फंडिंग वो जिसके पास मांगने गया था ना, जो मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट था, वो बोलता था कि यार देख, हमारे तो इन्वेस्ट करने के 3 नियम होते हैं, कि बोले या तो आईआईटी आईएम ग्रेजुएट होना चाहिए, तो बोले तू ग्रेजुएशन तो नहीं है बट चल पोस्ट ग्रेजुएशन है। फिर बोले सेकंड, बोले मारवाड़ी होना चाहिए, लेकिन बोले मारवाड़ी तो नहीं है लेकिन तू बनिया है, तो बोले वहां पे भी तू हाफ में है, राइट? और बोले तीसरा बोले यू शुड बी कमिंग फ्रॉम मेजर मेट्रो, मतलब बैंगलोर हैदराबाद ये, बोले वहां से तो ये चल, लेकिन अहमदाबाद से, तो फिर उसमें भी आ जाए। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल के इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, पैसा लगा है कि नहीं लगा है, बट उसने बस ये 3 चीजों पे स्क्रीन बना दिया था, कि पर्टिकुलर कम्युनिटी का हो, पर्टिकुलर एजुकेशन हो, पर्टिकुलर लोकेशन हो। सो दिस इज हाउ डिसीजंस आर मेड इन रियल लाइफ, एंड यू कैन सी दिस आर, अब उसको रिप्रेजेंटेटिव बायस बोल सकते हो ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी है तो गारंटी है, या पर्टिकुलर एजुकेशन है तो गारंटी है, राइट? बट वर्ल्ड वर्क्स लाइक दैट। देख लो एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है, ये एक स्टॉक है, वो ग्रोथ स्टॉक माना जाता है कि अभी तक काफी अच्छा अर्निंग ग्रो हुआ है, स्टॉक भी बढ़ा है प्राइस में, अर्निंग्स तो बढ़े हैं, बट लास्ट ईयर में रेवेन्यू और स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा है। तो अगर एनालिस्ट सफर्स फ्रॉम बेस रेट एंड सैंपल साइज निगलेक्ट, राइट, तो बेस रेट निगलेक्ट और सैंपल साइज निगलेक्ट अगर है, खास करके सैंपल साइज निगलेक्ट, तो जस्ट बेस्ड ऑन 1 ईयर ऑफ अंडर परफॉर्मेंस शायद वो बेच देगा कि भाई नहीं, ये तो अभी बराबर नहीं है, राइट? सैंपल मतलब सैंपल साइज निगलेक्ट हो रहा है, तो वो बेच देगा। एंड इफ ट्रीट ग्रोथ क्लासिफिकेशन एज रिप्रेजेंटेटिव, तो अगर उसको ऐसा मानना है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो कैटेगरी है उसकी वो चालू रखो, तो फिर वो बेचेगा नहीं, because then he will say कि just for 1 year it has not delivered, but we should have to wait and see क्या आगे क्या होता है। Okay, then fourth is illusion of control. ठीक है, illusion of control, ठीक है, और दिस इज वेरी वेरी कॉमन, कि हमें लगता है कि भाई हमें बहुत कुछ आता है और वी आर कंट्रोलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, particularly when the times are good, you feel that lot of thing is happening because of your skill, जब पे काम कर रहा होता है luck, right? So you feel that you are in control, but that is an illusion, that is simply an illusion.
घंटे का ही, राइट। मैंने दो वीक पहले ऐसा कुछ रात को एक वीडियो भेजा था यूट्यूब का या समथिंग, जिसमें फंड मैनेजर बात कर रहे थे। उसमें एक मोतीलाल ओसवाल था, एक शंकर शर्मा था, है ना, और एक ये नितिन कामत था, राइट। सो आई डोंट नो व्हाई बट दैट डे this Mr. Motilal Oswal was in a very humble and open kind of a mood. तो उसने बहुत एक अच्छी बात बताई थी कि बोले सब ठीक है, हम लोग एनालिस्ट लोग हैं, बातें करते हैं बड़ी बड़ी, फलाने क्वार्टर में क्या होगा, ये क्या होगा, बट बोले एक्चुअली बिजनेस कैसे होता है, कैसे चलता है, नहीं समझ में आता। बोले मेरा मोतीलाल ओसवाल का नेक्स्ट ईयर कैसा है मुझे नहीं पता है, राइट। सो यू ऑलवेज हैव टू हैव मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। सी लोग टीवी पे आगे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते एंड पीपल विल जस्ट सी जो बातें करेंगे उसमें 2 डेसिमल तक की बातें करेंगे, राइट। ये दे आर प्रोजेक्टिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 15.63%। 15.63 मतलब इतना परफेक्ट नंबर कहां से आया, क्या क्या बोल रहे हो, राइट। तो एंड जब अच्छा टाइम होता है तो ये सब चलता है, राइट, सब चलता है, मार्केट बढ़ रहा होता है, सब कंपनी बढ़ती है, हमको भी अच्छा लगता है, हाँ ग्रेट है, पैसा बन रहा है, राइट। बट व्हेन द साइकिल टर्न्स एंड यू सी सिलिकॉन वैली बैंक, राइट, 2 दिन में खत्म हो गया, और उसका जो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये ने वो सब खाटू थे। तो यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, राइट। आई थिंक स्टीव जॉब्स ने एक बार बोला था कि ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव्स, ठीक है, बिजनेस में। तो इवन एज एन इन्वेस्टर दैट इज क्वाइट appropriate, that is quite close, okay, always take everything with a pinch of salt। ये जो बोल रहे हैं उतना कोई कॉन्फिडेंस ना तो खुद पे रखने का और सामने वाले पे तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। पढ़ लो एक बार, नहीं दिस इज अगेन मतलब थोड़ा पर्सनालिटी टाइप पे जाएगा कि कुछ लोग ज्यादा ही ऐसे होंगे कि हाँ देखो मैंने बोला ना, हो गया ऐसा। अच्छा एग्जांपल और उसका रिजल्ट क्या होगा कि ओवरवेट सिक्योरिटीज फॉर व्हिच दे बिलीव दे हैव कंट्रोल ओवर आउटकम्स सच एज अ कंपनी दे वर्क फॉर। कई बार ऐसा होता है कि यार ये कंपनी सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है, तो तुम्हारा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 70 लाख उसी कंपनी में डाला है तुमने, बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू बिलीव कि नहीं हमको इसके बारे में सब पता है, तो दैट इज इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। और बिलीव परसिवियरेंस में लास्ट जो है हाइंडसाइट। हाइंडसाइट बायस मतलब, हाइंडसाइट मतलब पीछे देखना जो ऑलरेडी हो चुका है। सिलेक्टिव मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स, एक्शंस और व्हाट वाज नोएबल इन द पास्ट, रिजल्टिंग इन एन इंडिविजुअल्स टेंडेंसी टू सी थिंग्स एज मोर प्रेडिक्टेबल देन दे रियली आर। और पंचलाइन ये है, people tend to remember their correct predictions, forget their incorrect ones, right? तब अदानी का शेयर गिर रहा था, तब कई लोगों ने बोला होगा खुद से कहते खरीद लेते हैं, लेकिन नहीं खरीदा होगा। फिर 2 दिन बाद जब GHQ पार्टनर ने पैसा डाला तो एकदम से 1400-1500 से वो 2000 की तरफ भागा। So lot of people like us would have said ourselves, यार मैंने बोला था डालना चाहिए था पैसा, नहीं डाला, राइट। सो हमने उस टाइम प्रिडिक्ट कैसा किया होगा कि बढ़ेगा और एक्चुअली बढ़ा, तो हमको वो याद आ रहा है, राइट। बट पास्ट में कितनी बार हमको लगा होगा कि बढ़ेगा और गिरा, वो सब याद नहीं आएगा, राइट। सो यू टेंड टू रिमेंबर द करेक्ट प्रेडिक्शंस, फॉरगेट द रॉन्ग वंस, सो दैट इज हाइंडसाइट।
I knew it all along. और वो क्यों होता है? To distort their earlier predictions when looking back. સર તમે કીધું હતું ને કે અદાણીમાં ના પડાય ખબર હવે? પણ તોય સર માની હોત તો પ્રોફિટ ના બુક કરી अपने तो नॉर्मल चीज है राइट कि जिसके बारे में बहुत अपने कोई कंट्रोल में नहीं है न्यूज को, तो ट्रेड करने के लिए बहुत सारी चीजें क्यों उसमें जाए ऐसा. ક્યારેક હેલ્પ ના કરી જાય એવું ના કહી શકાય Sorry. ક્યારેક તમારું કોગ્નિટિવ એરર્સ ક્યારેક Yeah. That is ક્યારેક પોઝિટિવ વધારે પડતું બી થઈ જાય not as per our exam, but practically. પ્રેક્ટિકલી ये सारे क्यों है? ये सारे अपने ह्यूमन ब्रेन में वायर्ड इसीलिए है बिकॉज दिस सर्व सम पर्पस, राइट? तो वो तो है ही, बट इट्स अ क्वेश्चन कि भाई बहुत ज्यादा हो जाए तो नुकसान होगा. और अगेन बायसेस इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि उनको सही करना है, जस्ट बी अवेयर कि हाँ ऐसा है हमारे थिंकिंग प्रोसेस, तो ज्यादा अच्छा आउटकम आएगा. Again, it can lead to overconfidence. Also cause investors to cast aside valid analysis techniques that did not turn out to be correct in favor of poor techniques that turned out well by chance. बोलो ठीक यहाँ तक? ऑनलाइन? ओके. सो अभी इसका दूसरा कैटेगरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. इसमें पहला है एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट. तो एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट मतलब कई बार अपने जब एस्टिमेट लगाते हैं ना, सपोज आई गिव एन एग्जांपल कि ये अभी मार्च चल रहा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 खत्म होगा अभी, और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए वो अराउंड 6.5 से 7% रहेगा. बराबर. अब कोई मुझे पूछे कि भाई FY24 व्हाट विल बी द जीडीपी ग्रोथ रेट, तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा, इस बार 6.5 है और वॉर चल रहा है, ये सब मगजमारी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो बोलेंगे 1.5% कम हो जाएगा. आई विल से 5.5-6%, राइट? मतलब आई एम जस्ट यूजिंग सम करंट वैल्यू एज एन एंकर और उसमें एडजस्टमेंट कर रहा हूँ प्लस माइनस टू गेट अ न्यू एस्टिमेट. आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए. आइडियली तो यू शुड स्टार्ट फ्रेश एनालिसिस. क्या लग रहा है, जीडीपी, एग्रीकल्चर कितना ग्रो करेगा, सर्विसेज का क्या है, ये वो, राइट? बट जनरली बिकॉज इतना टाइम नहीं है, लेजी है हम, तो वी विल जस्ट स्टिक टू सम इनिशियल एस्टिमेट, उसमें एडजस्टमेंट कर दिया. वो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. गेस करो तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी छह है ना, पर तू प्लस माइनस थोड़ा कर ही ना. कोई पॉइंट गेस करो એના પર assumption हाँ, बट स्टार्टिंग पॉइंट्स तुम कुछ ना कुछ ले लो, बट दैट इज नॉट अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट. पढ़ लो.
second is mental accounting. Again, this is very common. Viewing money in different accounts or from different sources differently when making investment decision. Suppose I will give you a very simple example. कई लोग ऐसा होता है कि जो सैलरी आती है ना उसको एक सेट तरह से खर्च करते हैं, राइट? लेकिन अगर कुछ बोनस आया तो उसको एकदम अलग से कुछ लग्जूरियस आइटम ले लेंगे या वेकेशन पे चले जाएंगे, क्योंकि सोर्स अलग है, राइट? आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? साइंटिफिकली ऐसा नहीं होना चाहिए. और टू गिव यू द सेम एग्जांपल इन अ डिफरेंट वे, सपोज नॉर्मल आपका सैलरी वैलरी आता है, इनकम आता है, तो आप इंडेक्स में पैसा डालते हो, मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स, राइट? बट सपोज आपका परफॉर्मेंस बोनस आया एकदम से 1 लाख रुपया, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आप मिड कैप स्मॉल कैप वाला ले लोगे, ज्यादा रिस्क ले लोगे, क्योंकि बोले ये तो बोनस का पैसा है ना, कहाँ आने वाला था और आ गया, तो बोले चलो लेट अस टेक मोर रिस्क. तो इस टाइप की टेंडेंसी होती है. सो दैट इज मेंटल अकाउंटिंग, राइट? कई बार क्या होता है कि 100 रुपए का शेयर खरीदा और 130 में बेचा, तो 100 रुपया जो वापस आया वो अलग, लेकिन 30 रुपए जो प्रॉफिट आया है उसमें और भयंकर रिस्क वाली कोई आइटम ले लेंगे. तो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, दैट इज मेंटल अकाउंटिंग. So just go through those 2 paragraphs. कॉग्निटिव ही है ना, ये कॉग्निटिव का ही पार्ट है. इंफॉर्मेशन मतलब वो जो हमें कंसीडर करना चाहिए कि सोर्स का जो इंफॉर्मेशन है वो वैलिड इनपुट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको डाल रहे हैं कि कौन से सोर्स से पैसा है उसका कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी हम उसको कंसीडर कर रहे हैं. तो एक एग्जांपल दिए उसके और उसका रिजल्ट of such mental accounting may be that investor's overall portfolio is not optimal given circumstances, goals and risk tolerance. मतलब हम जो पढ़ते हैं ना संडे को कि कैसे पोर्टफोलियो बनना चाहिए, हमने एफिशिएंट फ्रंटियर वो सब नहीं देखा, तो उस तरह से लोग बनाएंगे नहीं पोर्टफोलियो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल सैलरी से लार्ज कैप स्टॉक लूंगा, बोनस आता है तो एकदम से उसमें मिड कैप स्मॉल कैप ले लूंगा, राइट? विदाउट एक्चुअली सीइंग कि भाई कोरिलेशन क्या है उसका, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, वो सब नहीं देख सकते. वो जो स्टडी बाय कैमरन लिखा है वो भी ठीक है, न्यूयॉर्क टैक्सी ड्राइवर्स का कुछ स्टडी किया है. पढ़ लो, ज्यादा लोड मत लेना. Then again next one is very common and worth understanding, framing bias. Okay, कि कई बार सिचुएशन को हम कैसे फ्रेम करते हैं,
डिपेंड, वो डिसाइड करेगा कि हम डिसीजन क्या लें, राइट। कि सपोज अभी शेयर 100 रुपए का है, ऑलरेडी मेरे पास है, राइट। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं 20% प्रॉफिट में हूं, मैं 20 रुपए के प्रॉफिट में हूं, बोलो बेच दूं, तो लॉट ऑफ पीपल वुड से हाँ ठीक है बेच दो, हाँ 100 रुपए पे है अभी भाव, ऑलरेडी 20 रुपए बना रहे हो तो बेच दो, राइट। बट सपोज सेम थिंग आई कैन से कि अभी 100 रुपए का है शेयर और एनालिस्ट बोल रहे हैं अभी और 40% ऊपर जाने वाला है, बेच दो। बोथ द स्टेटमेंट माइट बी ट्रू, राइट, बट दूसरे में कोई बोलेगा कि नहीं मत बेचना। तो इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट होती है, इन्होंने भी एग्जांपल दिए हैं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा कि आप डिसीजन क्या लेते हो, ठीक है। So decisions are affected by the way in which question or data is framed. Frame मतलब presented है। देखो जो एग्जांपल दिया है, United States is preparing for outbreak of an unusual disease which is expected to kill 600 people. 2 alternative programs have been proposed. If program A is adopted, 200 will be saved. If B is adopted, there is 1/3 probability that 600 will be saved and 2/3 probability that no one will be saved. Which program will people choose? तो program is typically selected. दोनों का mathematical तो same ही है, right? But although expected value of both the programs is 200, majority choice is risk averse. Prospect of saving 200 lives with certainty is more attractive. ये पहले प्रोग्राम में पक्का 200 बच रहे हैं ना, तो वो ले लो, राइट। अच्छा फिर नेक्स्ट एग्जांपल सेम चीज, लेकिन अभी दे विल टॉक इन टर्म्स ऑफ डेथ। ये प्रोग्राम ए में 400 मरेंगे, प्रोग्राम बी में 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि नोबडी विल डाई एंड 2/3 प्रोबेबिलिटी दैट 600 विल डाई। Which program will people choose? So now we are talking in terms of death. तो उसमें बी में चांस तो है कि सब जी जाए, भले 1/3 तो 1/3, but there is a chance that no one will die. So now people might say program B. समझ रहे हो, जब लाइफ के टर्म्स में बात हो रहा था तो सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं, जब डेथ के टर्म्स में बात हो रहा है तो जो अनसर्टेनिटी है, रिस्की है, उसमें जा रहे हैं। तो इट हैपेंस। सिमिलरली लॉस के हिसाब से बात करोगे तो अलग आंसर, प्रॉफिट के हिसाब से बात करोगे तो अलग आंसर। और उसके नीचे का जो पैराग्राफ है ना, मतलब जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है ना, उसमें अजम्पशन है रिस्क अवर्जन, लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस वाले ये समझते हैं कि बंदा रिस्क अवर्स नहीं होता है, लॉस अवर्स होता है। ये लॉस अपने को अवॉइड करना होता है, मतलब पीपल रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट वे टू लॉसेस। लॉस में प्रॉफिट માટે કંઈ અલગ અલગ વિચાર છે। हाँ, અને लॉस ના ટર્મ પર ડેટા આપે તો યુ વિલ ટ્રાય ટુ અવોઇડ, અને પ્રોફિટ ના ટર્મ પર સેમ ડેટા આવે તો એ તું મેક્સિમાઇઝ કરવાનો ટ્રાય કરીશ। ઇક્વિટી માં હતું ને કે પ્રોફિટ માં એટલા ખુશ નહીં ને हाँ, લોસ માં દુખી થઈ જાય છે। ये 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, લોસ ये એવા भी છે नहीं ને, है। લોસ એવા છે ને, लॉस हो गया। પ્રોફિટ માં એટલા ખુશ નહીં ને। हाँ। And investment managers must take care to avoid training bias when creating questions to assess investors' risk tolerance. मतलब वो बोलते हैं जो आप लोग भी कॉलेज में पढ़ोगे, रिसर्च का सब्जेक्ट होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्वेश्चंस लीडिंग नहीं होने चाहिए, क्या अमुक टाइप का ही आंसर दे, उस टाइप का बायस वर्डिंग नहीं होना चाहिए, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। The next one is availability bias. Refers to putting undue emphasis on information that is readily available, easy to recall,
or based narrowly on personal experience or knowledge. Judge the probability occurring by the ease with which examples and instances come to mind. ये पंचलाइन है इसकी, अवेलेबिलिटी बायस, राइट? से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं क्या पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, 400-500 किलोमीटर है, तो फेटल एक्सीडेंट हो जाए, रिस्क है, तो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बोले एक्सीडेंट हो जाए, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको दिमाग में आएगा? तो डिपेंड्स कि अगर अभी अभी कोई बड़ा फ्लाइट का क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश, तो सीधा वही दिमाग में आएगा, हाँ सर प्लेन क्रैश बहुत होते हैं, राइट? या बड़ा सा अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है पिछले एक वीक में, तो तुरंत तुमको वो याद आएगा, बट यू विल नॉट एक्चुअली कंसीडर डेटा कि भाई पूरे साल में कितने लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, कितने लोग रेलवेज में करते हैं, कितने लोग रोडवेज में करते हैं, और तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कितने मरते हैं. दैट विल गिव द करेक्ट प्रोबेबिलिटी. बट वो सब नहीं करोगे. हम क्या जाएंगे कि रीसेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है अपने पास, अवेलेबल क्या है, राइट? अगर मोस्ट ऑफ द हेडलाइंस वो वाली है कि प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, तो मोस्टली हम उस साइड का डिसीजन ले लेंगे, राइट? सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज अवेलेबिलिटी बायस. उनका एग्जांपल देखो, वो भी बहुत अच्छा है. एक्सेलेंट एग्जांपल दिया उन लोगों ने. देख रहे हो, एक वर्ड लिया आपने, तो बोले किसका प्रायोरिटी ज्यादा, ये फर्स्ट लेटर आर है कि थर्ड लेटर आर है, तो अवेलेबिलिटी. ये फर्स्ट लेटर आर, हमें बहुत सारे वर्ड्स सोचने को आएंगे, रेड है, रेनबो है, व्हाटएवर. लेकिन थर्ड लेटर आर हो, वो दिमाग सोचने में प्रॉब्लम होगा, तो विल से ज्यादा चांस वही है कि वर्ड में फर्स्ट लेटर आर होगा. But actually डिक्शनरी में देखो तो ऐसा नहीं है. They have given the data. It is much more likely कि R third letter होगा rather than the first letter. There are approximately 3 times more words. X ने बड़ा कंसीडर કર્યા કરતા પોતાએ જે જોયું હોય જે જોયું હોય, જે અવેલેબલ જલ્દી મળી જાય ઇન્ફોર્મેશન, ये તમે લઈ લો. और नेक्स्ट जो लास्ट पैरा उसमें लिखा है, रिजल्ट may lead participants to choose a manager or investment based on advertising or recalling they have heard the name, right? They may limit their universe of potential investment to familiar firms. और ये भी important है, overreact to recent market conditions. जो हेडलाइंस है अभी अभी के, उस पे बहुत ध्यान जाएगा, बिकॉज दैट इज इजीली अवेलेबल, राइट? हाँ तो वही होने वाला है. ऑनलाइन ओके. ठीक है, तो ये आपके कॉग्निटिव खत्म हो गए. अभी इमोशनल है, और इमोशनल में काफी बार ऐसा होगा कि भाई ये तो उसके जैसा ही है, तो दैट्स फाइन. अपने तो एबीसी में से चूज करना है. सबसे पहला ही वो है जो ऑलमोस्ट अभी देख चुके हैं, लॉस अवर्जन. That people don't really try to avoid risk, they try to avoid loss. वो सिनारियो 1, सिनारियो 2 और वो सब लिखा है, पढ़ लो. वही एग्जांपल है.
पहला ऑप्शन ले लेगा क्योंकि $5 मिल ही रहा है। दूसरे वाले में 5 सर्टेनिटी जा रहा है लॉस, दूसरे में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी के लॉस अवॉइड कर सकते हो, तो वो चूज करोगे। मतलब जब प्रॉफिट था तो यू वेंट विद सर्टेनिटी, बट जब लॉस था तो यू आर गोइंग विद रिस्क, अनसर्टेनिटी। व्हाई? बिकॉज भले रिस्की ऑप्शन है लेकिन चांस तो है कि जीरो लॉस हो, राइट? तो यू आर ट्राइंग टू अवॉइड लॉस। तो वही है इसमें कि एसिमेट्रिक रिएक्शन अपना होता है कि 100 रुपए प्रॉफिट होगा तो जितना मजा आएगा उसके मुकाबले 100 रुपए लॉस हुआ तो बहुत सारा दुख होगा, राइट? Consequences of loss aversion bias may include trading too much. By selling for small gains, it increases transaction cost and decreases returns. और मेन तो वही होता है कि you hold on to losers for very very long, right? एवरेज करते हैं ऊपर से कि 100 की चीज 80 हो गई, तो rather than exiting and taking a 20 rupees loss, many people either they will not do anything, और जो और बहादुर होंगे वो तो 80 पे और खरीदेंगे, so that our acquisition cost goes down, right? So but at a mental level, at an emotional level, we are trying to minimize our losses, we are trying to avoid losses. ठीक है, फिर ओवर कॉन्फिडेंस, इल्यूजन ऑफ नॉलेज में भी आया था, राइट? आपको अपने एनालिसिस पे और उस पे you think lot of things are happening because of your skill, but actually it is because of luck, right? And you don't attribute things to luck, तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ही रहोगे और उसमें कभी-कभी भारी मिस्टेक हो जाती है। Illusion of knowledge, right? और खास करके जब आपके पास फैंसी डिग्रीज होती है, राइट? जैसे IIT का IIMs है, या ऐसे प्रोफेशनल डिग्री CFA, FRM ये वो, तो lot of times you feel यार अपने को तो बहुत कुछ आता है, and especially when things are going right, but actually it might be random, right? So you need to guard yourself against that, but it is very very difficult. और उसमें एक लिखा है सेल्फ एट्रिब्यूशन, वो भी टर्म याद रखना कि सही चीजें हो तो तुम्हारे कारण और गलत चीजें हो रही है दूसरे एक्सटर्नल, राइट? क्या यार मुझे थोड़ा पता था कि अदानी का ऐसा हो गया, राइट? तो वो ठीक है, वो बाहर एक्सटर्नल, मैं क्या करूं, मैं कैसे कंट्रोल करूं, और कुछ सही हुआ तो बोले मैंने बोला था, ये मेरे कारण। ज्ञान लायक सर, मानस को बिहेव करा रियल लाइफ और उसमें लास्ट में लिखा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में है कॉग्निटिव और इमोशनल दोनों चीजें हैं, बट ज्यादा इमोशनल है, रूटेड इन द डिजायर टू फील गुड। लॉस થાય કોઈ કીધું હોય તો મોઢું બી ના બતાવે, પ્રોફિટ તો ગણાયા કરે। सेल्फ कंट्रोल मींस लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, बेसिकली कि जितना कंट्रोल खुद के ऊपर करना चाहिए वो नहीं करते, और खास करके जो शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन होनी चाहिए, मतलब इसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी का अभी चाहिए, राइट? उस चीज को कंट्रोल में रखना चाहिए बट नहीं रखते हैं, तो दैट इज वन प्रॉब्लम। तो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जो शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे वो हम लोग नहीं कर पाते। may favor small payoffs now at the expense
chances of larger payoffs in the future, which is known as hyperbolic discounting, which may not be a bad thing. ये सब एग्जाम के लिए ध्यान रखो, ठीक है? ટ્રેડિંગ पे कंट्रोलમાં રાખવાની એક્ઝામ્પલ હોય ને કે એક દિવસમાં બે ટ્રેડ લેવાના. हाँ इंतजार का नंबर तो अलग होने नुकसान नहीं होता, नीचे नहीं जाता, इमोशनल नहीं गया नीचे, ओवर कॉन्फिडेंस भी रह गया और वो सेल्फ कंट्रोल भी. नंबर मटर 2 3 ओवर कॉन्फिडेंस. लॉस ओवर के बाद ओवर कॉन्फिडेंस नहीं गया, सेल्फ कंट्रोल. Okay. Status quo. Again, this is very similar to conservatism. The word status quo itself means जैसा है वैसे रहने दो, right? So all of us are lazy, all of us are inert. As far as possible, we will try to maintain whatever is current situation because it is comfortable, right? So that is status quo bias. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना लोग चाहते नहीं है. कोई कई बार नहीं होता है कि जैसे कई यूएस में लोग हैं तो 60% इक्विटी 40% बॉन्ड्स ऐसा एलोकेशन बस वो स्टैंडर्ड है, तो वो कर दिया तो कर दिया. अब भले इकोनॉमिक साइकिल कुछ और है, एसेट क्लास के रिटर्न कुछ और है, बट यू विल शेयर मरने दो है अपने लिए तो यही बेस्ट है. तो दैट इज स्टेटस क्वो. रिजिड थे जो. हाँ मतलब जो है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करोगे आप. Consequences of status quo bias may include holding portfolios with inappropriate risk, not considering other better investment alternatives, right? फिर endowment bias. तो endowment bias क्या है कि कई बार ऑनलाइन कोई कुछ बोल रहा है, कई बार क्या होता है, इट्स लाइक सपोज मैं जो अपार्टमेंट में रह रहा हूं, अगर वो बेचने की बात आए तो आई विल से कि यार इसको 1.5 करोड़ के नीचे में नहीं बेचूंगा. ओके, इफ आई एम ऑलरेडी ओनिंग द एसेट I will say that I will require minimum 1.5 crores. But suppose ऐसा बायर में देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो वो वाले फ्लैट के लिए I will pay only 1.25 crores. समझ में आ रहा है? अगर फ्लैट देख रहा हूँ कोई फ्लैट, तो उस टाइप के फ्लैट के लिए मैं 1.25 करोड़ दे सकता हूँ. बट ऐसा ही फ्लैट अगर मेरा खुद का है, तो जस्ट बिकॉज वो मेरा है, so I am not willing to accept anything less than 1.5. तो इस टाइप का इमोशनल अटैचमेंट है आपका, या एसेट आपका है इसलिए आपको लगता है इट हैज मोर वैल्यू या ऐसा कुछ है, तो दैट इज एंडाउमेंट. ठीक है, व्हेन एसेट इज फेल्ड टू बी स्पेशल एंड मोर वैल्यूएबल. एग्जांपल है सारा. हां, हर एक में एक दो चीजें याद रख लो, बहुत हो गया. जैसे एंडाउमेंट है तो ये मिक्स नहीं होगा ना, खुद का है तो आपको बहुत प्यारा लगता है एंड यू ओवर एस्टिमेट द वैल्यू, दैट इज एंडाउमेंट. वी हैव गिवन गुड एग्जांपल, इनहेरिटेड एसेट का भी एग्जांपल है.
market participants who exhibit endowment bias may be failing to sell assets that are no longer appropriate for their investment needs, or they hold assets with which they are familiar. और लास्ट में regret aversion. तो ये भी अच्छा है. This is true for many people. When market participants do nothing out of excessive fear that actions could be wrong. कुछ करेंगे तो गलती होगी. आपने क्या पढ़ उधर? Lot of people they will not invest in stock market. क्योंकि करेंगे तो पैसा जाएगा. Right? तो when you have kind of irrational fear, कल कुछ गलत हुआ तो वो रिग्रेट को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे. Right? तो that is regret aversion. वो उतना हावी हो जाएगा आप पे कि you will be paralyzed. You will not take action. Right? But particularly मतलब करना ही नहीं है ऐसा. रिस्क अवर्जन में तो क्या है कि एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है करेगा. Right? So they attach undue weight to errors of commission, means doing something, and not enough weight to errors of omission. मतलब बोलते हैं ना कि कुछ भी इन्वेस्ट ना करो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है. राइट? बट वो चीज नहीं गिरेंगे. ये नॉट एक्टिंग इज आल्सो वेरी बिग रिस्क, बट वो नहीं. अगर एक्शन लिया और गलत हो गया तो नहीं करते. That sense of regret and pain is stronger for acts of commission. Herding behavior is a form of regret aversion. मतलब सब कर रहे हैं तो बोला अपने भी करो. खोटा पड़ से बोला खोटा पड़ से. Right? We take comfort in numbers. Consequences ठीक है, हो जाओगे, सब सेम ही आ रहे हैं. Right? ओके. और लास्ट में जो दिया है कि बिकॉज मार्केट में लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं तो ये सारे जो बायसेस हैं वो मार्केट के स्ट्रक्चर में भी दिखेंगे. राइट? इक्विटी में आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे व्हिच इज कॉल्ड एफिशिएंट मार्केट एफिशिएंसी. ये एज पर ट्रेडिशनल फाइनेंस मार्केट्स हैव टू बी एफिशिएंट. ये सारी इंफॉर्मेशन और रैशनल डिसीजन मेकिंग के हिसाब से चलना चाहिए, बट इट इज नॉट. राइट? एंड देयर आर सो जैसे जब स्टॉक स्प्लिट आता है तो प्योरली ऑन अ रैशनल बेसिस उसका कोई असर ही नहीं पड़ना चाहिए स्प्लिट या बोनस का. बट 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 यू विल फाइंड कि बोनस या स्प्लिट आता है तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, खरीदते हैं. राइट? और अलग अलग स्टोरी मतलब फ्लोट होने लगती है. कैरेस अभी 100 का 10 हो रहा है लेकिन 5 साल फिर से 100 हो जाएगा. ऐसा बोले लेके रख लो. राइट? Last this I heard about IRCTC, right? 1 साल पहले वो स्प्लिट हुआ था 1 to 5 में. बोले भाई ये अटलाट लोग नहीं ऐसे ले लो. स्प्लिट होने के बाद भी बोले ऐसा होता है. मतलब it will rise 5 times. ऐसा, right? And today it is down 50% from that level, right? That euphoria level. ठीक है? तो ऐसा होता है. तो मार्केट में रैशनैलिटी सिर्फ नहीं चलती है. ये सारी चीजों को कुल मिला के मार्केट बनता है. Then they also talk about bubbles. Bubbles क्यों बनते हैं? Right? इग्नोर करिए. People are not behaving rationally. Right? ये बढ़ रहा है तो लोगों को लगता है और बढ़ेगा. कोई रैशनल एनालिसिस नहीं होता है. Right? So many bubbles. Right? From tulip से लेके क्रिप्टो तक. Right? First bubble was tulip mania. Right? नेदरलैंड में एक पौधे के पीछे लोग पड़े थे. Right? tulip नाम का जो है वो फ्लावर और वो तो उसके लिए पागल हो गए थे. व्हाट इकोनॉमिक वैल्यू इट इज गोइंग टू गिव यू, बट पागल जैसे भाव थे. तो होता है. और अभी क्रिप्टो चला था, आपको पता ही है. बिटकॉइन
80,000 1 लाख तक पहुंचा था, 1 लाख तक शायद पहुंचा ही था ना बाबू साहब, 20,000 है, राइट? तो होता है तो कितना બધા લોકો ખાલી આના બેસિસ પર ટ્રેડિંગ કરતા હોય सेना बेस, આ બબલ્સ ને ઓલા हाँ વિધાઉટ मतलब fear of missing out, FOMO, ये वो, राइट? बाजू वाला इतना पैसा बना रहे हैं यार, ये वो, વિચાર્યા કર્યા વગર ખાલી ઉપર જાય છે ગમે તે લઈ લીધો and sometimes articles मैंने पढ़े, they call it the greater fool theory. ये कई बार मुझे पता है कि इसमें कोई इसका भाव नहीं है, बट फिर भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से ही बड़ा बेवकूफ मुझसे खरीद लेगा और ऊपर भाव so that is the theory, greater fool theory. मैं तो बेवकूफ हूँ, इस भाव पे ले रहा हूँ, बट मुझे विश्वास है कि मेरे से ही बड़ा बेवकूफ मुझसे ही महंगे भाव पे लेगा, और होता है ऐसा। अगाड़ी सब behind that. उन्होंने जो बुलेट दिए वो एक बार देख लेना, ओवर कॉन्फिडेंस से ये होता है, सेल्फ एट्रीब्यूशन, ये सब जो हमने देखा ना उसका एक एक एग्जांपल दिया है, और एनोमली दी है। एनोमली मतलब ऐसी चीज है जो मार्केट में जनरली नहीं होनी चाहिए। तो वैल्यू स्टॉक्स चले हैं एज कंपेयर टू ग्रोथ स्टॉक्स। वैल्यू स्टॉक मतलब जो सस्ते हैं, पी और वो सब सस्ता है, वो ग्रोथ के मुकाबले ज्यादा चले हैं, बट उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, राइट? दूसरा एक लिखा है हेलो इफेक्ट, तो वो भी अच्छा है। हेलो इफेक्ट मतलब कई बार क्या होता है कि कंपनीज गुड कैरेक्टरिस्टिक आर एक्सटेंडेड इनटू अ कंक्लूजन दैट इट इज अ गुड स्टॉक टू ओन। मतलब कंपनी अच्छी है तो उसका कंफ्यूज करते हो कि स्टॉक भी अच्छा है, बट दे मे नॉट बी द सेम थिंग। कंपनी भले अच्छी है बट स्टॉक को बहुत महंगे भाव पे खरीदोगे वो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, right? क्वालिटी है क्वांटिटी मतलब सिर्फ एक ही चीज क्वांटिटी लेके का एक्सपेक्ट ना करो कंपनी अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है, बोले टाटा का स्टॉक है, सॉरी आईपीओ के टाइम पे हाँ कंपनी का बैकग्राउंड देखते हैं, बहुत से हाँ मतलब कंपनी तो सिर्फ कंपनी नहीं देखना चाहिए कौन से भाव पे दे रहा है, स्टॉक की भी डिटेल देखनी चाहिए, बट कई बार सिर्फ कंपनी के नाम पे हो जाता है। दैट इज हाँ हेलो इफेक्ट। अरे गुड भी ना हाँ बट उसको एज अ मिस्टेक है, टाटा का एक कंपनी का आ रहा है, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा मोटर्स में से अलग है, आई थिंक ईवी स्पेस में है, आईपीओ नया कंपनी फ्लोट हो रहा है, वैल्यू आ रहा है। और दूसरा देखने को मिलता है होम बायर्स, अगेन इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ वन काइंड ऑफ बायर्स, राइट? ये आइडियली तो क्या होना चाहिए, खास करके डेवलप कंट्रीज में, ये लोग कहीं पे भी पैसा लगा सकते हैं। सपोज आई एम अ रेजिडेंट ऑफ यूएसए, तो आई कैन इन्वेस्ट इन यूएसए, बट आई कैन आल्सो इन्वेस्ट इन से यूके, जापान, इंडिया, व्हाटएवर, बिकॉज़ टू देम दोस एवेन्यूज आर अवेलेबल, इजी है उनके लिए। बट फिर भी ऐसा देखा गया है कि एवरेज इन्वेस्टर खुद के कंट्री के ही स्टॉक्स में उस पर पैसा लगाएगा, बिकॉज यू आर फेमिलियर विद इट, आप कहाँ सब इंफॉर्मेशन लेने जाओगे, तो ये सब चीज हाँ ये सब चीज देखने को मिलती है, विच इज कॉल्ड होम बायर्स। ठीक है, ओके, ऑनलाइन फाइन। तो एक बार चैप्टर पढ़ लेना और पीछे समरी सिर्फ एक पेज की है, ओनली वन पेज, राइट? तो समरी बहुत हेल्प नहीं करेगी आपको, बट हर एक में एक दो लाइन अंडरलाइन कर लेना और फिर क्विज अटेम्प्ट करना, ठीक है? ऑनलाइन बाय बाय।